हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमरज्योति प्राइम पे। तो जितने भी लोग यहाँ पे आ चुके हैं एक बार ऑडियो वीडियो का कंफर्मेशन देंगे। सबसे पहले तो हम लोग ऑडियो वीडियो का कंफर्मेशन चेक करते हैं कि क्या सारी चीजें प्रॉपर हैं, क्या आप लोग मुझे प्रॉपरली सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो। अ वेरी गुड इवनिंग पंकज, अ वेरी गुड इवनिंग विद्युत पावा, अ वेरी गुड इवनिंग हर्षित, रोशनी। सभी लोग ऑडियो वीडियो क्लियर करेंगे। अ वेरी गुड इवनिंग राहुल, कल्पना, क्षितिज, रवि, कल्पेश। ओके, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसके पहले वाली जो क्लासेस थी उसमें हम लोग कहीं ना कहीं इंसुलेटर के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो और भी हमारे जो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो आ जाओ सभी लोग फटाक से, हम लोग क्लास को यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आ जाइए। बहुत बढ़िया, हम लोग क्लास को यहाँ पे अब स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, हमको दो चीजें के बारे में और सोचना है और समझना है। वो दो चीजें कौन कौन सी हैं, उनमें से एक है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं आपका सर्किट ब्रेकर और प्रोटेक्टिव रिले। इनके बारे में हम थोड़ा समझेंगे आज की क्लास में, है ना। हम लोग किसके बारे में समझने वाले हैं यहाँ पे, प्रोटेक्टिव रिले एंड सर्किट ब्रेकर। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं, ये एक्चुअली में है क्या। तो पहला चीज मैंने आपको क्या बोला यहाँ पे, सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का नाम ही ना सर्किट को ब्रेक करेगा। जब कभी फॉल्ट वगैरह आएगा, कुछ गड़बड़ी दिखाई देगी तो वहां पे सर्किट को ब्रेक करेगा, इसलिए इसका नाम है सर्किट ब्रेकर। ठीक है, और दूसरा आपके पास है यहाँ पे कौन सा, जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव रिले। और जो सेकंड आपके पास दैट इज योर प्रोटेक्टिव रिले। जो दूसरा हो जाएगा आपके पास दैट इज योर प्रोटेक्टिव रिले। और इनकी जो डिजाइन होती है ना, इनके बारे में हम जो पढ़ेंगे तो दो तरह की चीजें होती है। एक होता है ओपन सर्किट फॉल्ट, एक होता है आपका शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो मैंने आपको जब फॉल्ट पढ़ाया था मैंने बताया था ओपन सर्किट मतलब क्या होता है और शॉर्ट सर्किट मतलब क्या होता है। तो इनकी जो स्टडी की जाती है, इनकी जो डिजाइन है, वो हमेशा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के बेस पे की जाती है। तो ये चीज आपको यहाँ पे पहला पॉइंट समझ में आया, और बिल्कुल ध्यान में रखना है कि इनकी जो डिजाइन है वो कैसे की जाती है। इनकी डिजाइन की जाती है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के बेस पे, ना कि ओपन सर्किट फॉल्ट। ये कभी मत बोलना कि सर्किट ब्रेकर और प्रोटेक्टिव रिले की जो स्टडी है वो ओपन सर्किट फॉल्ट के लिए की जाती नहीं, ये आपका शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के लिए स्टडी की जाती है। तो एक पॉइंट लिखिएगा आप लोग यहाँ पे, डिजाइन इज डन बेस्ड ऑन डिजाइन इज डन बेस्ड ऑन design is done based on short circuit fault study। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट स्टडी। 2 मिनट रुका, थोड़ा सा ये डस्ट हो गया, इसको मैं पोंछ लेता हूँ ना स्प्रे करके। जस्ट सेकेंड। टैब में बहुत डस्ट बैठ गई है, किसी ने रूम में झाड़ू पोछा किया होगा, तो मैं बढ़िया साफ कर लेता हूँ ना। ठीक है, कुछ केबल वगैरह तो नहीं हिल गया, एक बार ये भी चेक कर लूंगा। ठीक है, चलो। तो मैंने क्या बताया कि हमारा जो सर्किट ब्रेकर और प्रोटेक्टिव रिले, इनकी जो डिजाइन होती है वो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट स्टडी के बेस पे होती है। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है ना।
तो जैसे मान लो आप यहाँ पे समझो कि आपके पास एक यहाँ पे जनरेटर है, ठीक है, आपके पास यहाँ पे एक जनरेटर है, ये जनरेटर बना दिया मैंने, और यहाँ पे आपके पास एक ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्टेड है ये, ठीक है ना, आप ऐसा जूम कर लो कि ये यहाँ पे एक ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्टेड है, ठीक है, ये इनफाइनाइट बस यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन, और इसके बाद आपका ये ट्रांसमिशन लाइन के बाद एक लोड से कनेक्टेड है, ठीक है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक लोड है मेरे पास। थोड़ा सा आपको और आसानी समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो लाइन है ना, इसका जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है, और ये जो लोड है यहाँ पे लिख दे एल, जो आपका कितने ओम का, 300 ओम का है, ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, मैं मानता हूँ कितना, 500 ओम का लो, तो कंपेरिजन आसान हो जाएगा, 500 ओम का है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इसमें, इस लोड में कितनी करंट फ्लो होगी। तो मान लेते हैं यहाँ का जो वोल्टेज है वो कितना आपके पास, 2 मिनट के मान लेते हैं अपन, कितना आपके पास यहाँ पे वोल्टेज है, दैट इज 100 वोल्ट, 100 नहीं, कितना लूंगा यार इसको, 500 लेता हूँ, ठीक है। आपके पास यहाँ पे मान लेता हूँ कितना वोल्ट है, 500 वोल्ट, ये जनरेटर का वोल्टेज है, ठीक। एज्यूम करने में क्या जाता है, मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि यहाँ पे कितनी करंट फ्लो होगी आपके अकॉर्डिंग, आपके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू हमारा जो ओम्स लॉ है उसके बेस पे देखें, तो आई कितना आ जाएगा पास यहाँ पे, 500 V/R, और आर कितना पास, रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे, 5 + 3 500। तो अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट करें तो 0.9999 समथिंग कुछ आएगा करंट। तो इतनी करंट हमको देखने को मिल रही है लोड में, या फिर हमारे ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है, या फिर हमारे लोड में, या फिर हमारे ट्रांसमिशन लाइन में इतनी करंट देखने को मिल रही है। अब होता क्या है कि अगर मैं इस सिस्टम को फिर से बनाऊं, देखना ना, ये मेरे पास अगेन जनरेटर एक, ठीक है, और इसको मैंने अगेन एक ट्रांसमिशन लाइन से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, सेम सिस्टम है भैया ना, कुछ भी नया सिस्टम नहीं है, सेम सिस्टम है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे क्या है, दैट इज योर लोड, लोड भी सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है सिस्टम में, लोड भी अभी भी जो मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, अगेन वो आपका 500 ओम का है, ट्रांसमिशन लाइन आपकी 5 ओम की है, और ये आपका 500। लेकिन एक प्रॉब्लम हुई इसमें, जो सेकंड वाला केस है, इसमें एक छोटा सा फॉल्ट यहां पे क्रिएट हो गया, है ना। तो जब यहाँ पे एक जो फेस है वो ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, तो ये सब तो आपको पता नहीं, ये एक तरीके से क्या बन गया, शॉर्ट सर्किट बन गया, और शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में कोई भी पैसिव एलिमेंट होगा डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास जो करंट आ रही होगी वो पूरी करंट यहाँ पे चली जाएगी। तो अगर मैं यहाँ से करंट निकालने जाऊंगा, कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, I = 500 अपॉन ओनली 5, क्योंकि ये 5 डीएक्टिवेट हो चुका है, तो कितना आ जाएगा पास करंट यहाँ पे, दैट इज वेरी मच हाई करंट, 100 एम्पियर। ये होता है आपका शॉर्ट सर्किट का इंपैक्ट, है ना। शॉर्ट सर्किट से हमको क्या देखने को मिलता है, दैट इज दैट इज व्हाट, हाई करंट, ओवर करंट। शॉर्ट सर्किट से हमको क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, ओवर करंट देखने को मिलती है, ठीक है, ओके। या फिर हम ऐसा बोलते हैं लो इंपिडेंस, मतलब हम यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट की स्टडी है दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो है ओवर करंट रिले, मतलब ओवर करंट को हम सेंस कर लें, या फिर हम लोग क्या कर लें, लो इंपिडेंस को सेंस कर लें। इन दोनों तरीके से हम लोग शॉर्ट सिस्टम, मतलब शॉर्ट सर्किट सिस्टम की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ड्यू टू शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या होता है, हमारा जो इसका यहाँ पे हमको जो शॉर्ट सर्किट करंट देखने को मिली, हाई करंट देखने को मिली, उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। इसका नाम यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, शॉर्ट सर्किट करंट, लिख लो आप इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हमारा क्या इम्पैक्ट होगा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से, तो क्या बोलोगे आप लोग, ड्यू टू शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ड्यू टू शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या होने वाला है,
पहला चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या है, ड्यू टू शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, जो आपको पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको ओवर करंट देखने को मिलेगा, और ये जो ओवर करंट ट्रांसमिशन लाइन या किसी भी एपरेटिस में जाएगा तो उसको बर्न आउट कर देगा, डैमेज कर देगा, जला देगा। ठीक है, तो पहला आपका क्या बोला मैंने, ओवर करंट जनरेशन, ओवर करंट से हीट जनरेट होगा और वो हीट आपके सिस्टम को, एपरेटस को बर्न कर देगा, डैमेज कर देगा। तो पहला इंपैक्ट तो ये होगा, क्या बोला मैंने, ओवर करंट सर्कुलेशन। क्या होगा आपके पास यहाँ पे, ओवर करंट, ज्यादा करंट का सर्कुलेशन हो जाएगा, स्टार्ट करो। ओवर करंट सर्कुलेशन, और उसकी वजह से क्या होगा, ओवर करंट सर्कुलेशन की वजह से आपके पास यहाँ पे क्या होगा, हीट जनरेशन होगा, और हीट जनरेशन की वजह से क्या होगा, और हीट जनरेशन की वजह से आपके apparatus और इक्विपमेंट विल डैमेज। apparatus and equipment will damage। ठीक है, और जो सेकेंड चीज मैंने आपको बोली, मैंने बोला वो क्या है कि आपके शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की वजह से, मान लो ये आपका घर है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गया तो करंट पूरी यहाँ पे फ्लो हो गई, है ना, तो आपका जो घर है उसमें क्या हो गया, डिसकंटिन्यूटी, मतलब आपका सप्लाई पहले जो आ रही थी, जो करंट यहाँ पे जा रही थी, उसकी क्या होगी, डिसकंटिन्यूटी। तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से एक चीज और देखने को मिलती है, क्या, कि जो हमारा लोड एरिया है वहां पे डिसकंटिन्यूटी क्रिएट हो जाती है। समझ में आया क्या बोला मैंने, डिसकंटिन्यूटी विल बी क्रिएटेड। क्या बोला मैंने यहाँ पे आपका, discontinuity in the load। discontinuity डिसकंटिन्यूटी इन द लोड, आपके लोड में डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलेगी, है ना। अब यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूटी आई, वो डिसकंटिन्यूटी को हम लोग कैसे हटाएंगे, मतलब आपके घर पे यहाँ पे क्या आ जाए, आपके घर पे यहाँ पे अगेन सप्लाई आ जाए, तो उस डिसकंटिन्यूटी को हम लोग दो तरीके से हटा सकते हैं। मतलब उस डिसकंटिन्यूटी को हम दो तरह से, मतलब कंटिन्यूटी हम लोग दो तरीके से ला सकते हैं। पहला क्या है कि अगर हमारे पास यहाँ पे ट्रांजिएंट फॉल्ट रहा, ट्रांजिएंट फॉल्ट मतलब जैसे कि कुछ ऐसे फॉल्ट आए हैं जैसे कि कुछ सेकंड के लिए बस आए, तो वो फॉल्ट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं, उनके लिए आपको मैनुअल एक्शन नहीं लेना पड़ता। लेकिन कुछ फॉल्ट ऐसे होते हैं कि अब खंभा ही गिर गया, तो उसके लिए आपको मैनुअल एक्शन लेना पड़ेगा, है ना, मेंटेनेंस करोगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका कंटिन्यूटी हो जाएगी सप्लाई में। तो दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपका ट्रांजिएंट फॉल्ट है, बहुत कम टाइम के लिए फॉल्ट है, तो उस फॉल्ट के लिए आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना पड़ता, ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम क्या करता है, उसको सिस्टम को ऑपरेट कर देता, ऑन कर देता है। ठीक है ना, तो मैंने दो चीजें बताई आपको, यहाँ पे क्या बताया, डिसकंटिन्यूटी को हम लोग कैसे कंटिन्यू मेंटेन करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिस्टम को कैसे मेंटेन करेंगे। तो हमने क्या बोला यहाँ पे, इसकी कंटिन्यूटी को हम दो तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, कंटिन्यूटी को हम लोग दो तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। पहला क्या बोला मैंने कि अगर आपके पास कौन सा फॉल्ट हुआ, ट्रांजिएंट फॉल्ट, तो नो एक्शन टेकन। तो अगर आपके पास ट्रांजिएंट फॉल्ट नहीं है तो आपको कुछ मेंटेनेंस लगाना पड़ेगा, जहां पे फॉल्ट है उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो क्या बोला मैंने, पहला पॉइंट आपके पास, इफ ट्रांजिएंट फॉल्ट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, नो नेसेसरी एक्शन रिक्वायर्ड।
नो नेसेसरी एक्शन रिक्वायर्ड, आपको कुछ भी नेसेसरी एक्शन नहीं लेना है। एंड इफ इट इज अ सस्टेन्ड फॉल्ट, क्या बोला मैंने, अगर आपका वो क्या है, सस्टेन्ड फॉल्ट मतलब रुक रहा है वो फॉल्ट, तो आपको वहां पे कुछ क्या करना होगा, फॉल्ट को क्लियर करना। क्या बोला मैंने, अगर इफ इट इज सस्टेन्ड फॉल्ट, इफ इट इज सस्टेन्ड फॉल्ट, सस्टेन मतलब रुक रहा है फॉल्ट, सस्टेन्ड फॉल्ट, we need to repair it, we need to रिपेयर इट, हमको उस फॉल्ट को क्लियर करना होगा, सही करना होगा, ये चीज आपको समझना। ठीक है, जब मैं थोड़ा सा अपने आप को छोटा कर ले तो बहुत बड़ा हो जाता हूँ ऑटोमेटिकली, क्यों ना, इसको मुझे मैनुअली बंद करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा डेली। क्या इतना ठीक है ना, कि बहुत छोटा दिख रहा हूँ मैं, जो भी हो ठीक है, इतना नोट कर लो पहले आप लोग, फिर अपन आगे बढ़े नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, ओके, जैसे मैंने बोला कि हमारी जो स्टडी होगी या फिर हम जो फॉल्ट के बारे में जो पढ़ रहे हैं, मैंने क्या बोला, दो तरीके से हम लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। पहला क्या बोला मैंने आपको, ओवर करंट, और दूसरा मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या, लो इम्पिडेंस। दो तरीके के हम लोग यहाँ पे सेंसिंग एलिमेंट लगाएंगे। सेंसिंग मतलब फॉल्ट को डिटेक्ट करना कि हाँ भाई फॉल्ट है, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हमारे सिस्टम में बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो रही हो तो मतलब हम लोग बोलेंगे कि हाँ भाई वहां पे फॉल्ट करंट है, या फिर हमारे सिस्टम में बहुत कम इंपिडेंस देखने को मिले तो हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ भाई हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। दो चीजें मैंने आपको बताई, कौन कौन सी बताई मैंने पहले आपको, पहला मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या, आपका ओवर करंट सेंसिंग एलिमेंट, इसको हम बोलते हैं आपका क्या, ओवर करंट सेंसिंग एलिमेंट। ठीक है, और सेकंड आपके पास यहाँ पे कौन सा है, लो इम्पिडेंस सेंसिंग एलिमेंट। ठीक है, लो इम्पिडेंस सेंसिंग एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे। अगर हम बात करें कि हमारे पास कितने तरह के प्रोटेक्टिव सिस्टम होते हैं, प्रोटेक्टिव सिस्टम जैसे कि सर्किट ब्रेकर मैंने बताया है ना, आपने फ्यूज यूज किया होगा, आपने लाइन आइसोलेटर कभी देखा होगा, लाइन इंटरप्टर आपने देखा होगा, लोड इंटरप्टर देखा होगा, तो उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे वन बाय पढ़ेंगे। तो कौन कौन से हमारे पास प्रोटेक्टिव एलिमेंट स्विच होते हैं, प्रोटेक्टिव स्विचेस होते हैं, तो क्या क्या बोलोगे देखना आप लोग, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे क्या, प्रोटेक्टिव स्विचेस। प्रोटेक्टिव स्विचेस कौन कौन से हैं, कौन कौन से हमारे पास प्रोटेक्टिव स्विचेस होते हैं, उनमें से सबसे पहला होता है हम लोग बोलते हैं, जो सबसे बेसिक है, जो सबको जो पता है आपका, वो होता है फ्यूज, जो हमारे घरों में यूज होता है। हम लोग सबसे पहले फ्यूज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में, दैट विल बी लोड इंटरप्टर, लोड इंटरप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लोड इंटरप्टर। थर्ड हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में, दैट विल बी लाइन आइसोलेटर, किसके बारे में, लाइन आइसोलेटर, लाइन को आइसोलेट करना, कब यूज होगा, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। लाइन आइसोलेटर,
नेक्स्ट आपके पास है सर्किट ब्रेकर। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा और होगा इसको हम बोलते हैं आपका कॉन्टेक्टर। कॉन्टेक्टर मतलब जो हमारे पास लो रेटिंग मशीन्स होती हैं, मोटर्स होती हैं, उनके मतलब उनमें जो प्रोटेक्शन के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो आप इसके नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लास्ट पॉइंट क्या बोला मैंने, कॉन्टेक्टर। इसका तो मैंने यूज भी बता दिया, इसको ज्यादा आप लोग पढ़ेंगे नहीं, बट मैंने बता दिया आपको। कॉन्टेक्टर, कॉन्टेक्टर है ना, इसका मतलब क्या, इसका कहाँ यूज करेंगे, मैंने मेरा बताता हूँ यहाँ पे। इसका हम लोग यूज करेंगे कहाँ पे, कहाँ यूज करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ, किसके प्रोटेक्शन में, प्रोटेक्शन ऑफ लो रेटिंग, लो रेटिंग मोटर्स। जो पास लो रेटिंग मोटर्स होती हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए हम उसका यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल तौर पे आपका 1 HP मोटर, 2 HP मोटर है ना, इंडक्शन मोटर, लो HP इंडक्शन मोटर, आप इसको एग्जांपल ले लो। लो रेटिंग मतलब लो HP इंडक्शन मोटर। इनमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो समझो, है ना। इनमें से इतना मैंने आपको बताया अभी तक, है ना, ये तो मैं आपको एक तरह से ओवरव्यू दिया मैंने। इनमें से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो मैक्सिमम जो आपके पास क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको पहले ही जो मेन पार्ट है इंसुलेटर वो आपको करा चुका हूँ। इंसुलेटर से आपका जो NHPC का भी एग्जाम हुआ वहां पे भी क्वेश्चन बने थे। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पे क्या है, मेरा यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास चीज होगी वो है सर्किट ब्रेकर। रिले, रिले इसी में आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव स्विच नहीं है, वो एक है सेंसिंग डिवाइस, तो हम यहाँ पे रिले को ऐड नहीं कर सकते ना। रिले इज नॉट अ स्विच। सर्किट ब्रेकर हमारा एक स्विच काउंट हो सकता है, लेकिन रिले इज नॉट अ स्विच। रिले, रिले इज अ सेंसिंग एलिमेंट। जैसे कि अगर आप ये समझो कि आपको अगर फीवर आया, ठीक है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाओगे, हाँ, तो डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, तो ये सब आपके डॉक्टर्स हैं। अब डॉक्टर अपना अलग अलग इक्विपमेंट यूज करते हैं, जैसे फ्यूज में आपका एक पतली सी वायर यूज होती है, लोड इंटरप्टर में कुछ और यूज करते हैं, वैसे सर्किट ब्रेकर में हम लोग रिले यूज करते हैं। रिले इज नॉट अ डॉक्टर, है ना, वो एक इक्विपमेंट है जो सर्किट ब्रेकर में हेल्प करेगा एक सेंस करने के लिए। जैसे डॉक्टर होता है, आपको चेक करने के लिए, आपको भाई आई फ्लू हुआ है कि नहीं हुआ है ना, तो उसके लिए क्या करता है, वो सेंसिंग एलिमेंट यूज करेगा, लेंस वगैरह यूज करेगा, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे रिले। रिले इज नॉट अ स्विच, रिले इज अ सेंसिंग एलिमेंट। जैसे डॉक्टर अपने साथ कुछ इक्विपमेंट रखते हैं टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए, वो इक्विपमेंट डॉक्टर नहीं है ना, वैसे ही हमारे पास रिले एक स्विच नहीं है, रिले इज जस्ट अ सेंसिंग एलिमेंट। तो आपका जितना ही मैंने बताया, इनमें से आप ये मान के चलिए 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है और उन्हीं को बहुत डिटेल में पढ़ना। पहला आपका हो गया क्या, इंसुलेटर, वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा है सर्किट ब्रेकर और रिले। ये 3 चीजें हमारे प्राइमरी फोकस है। बाकी फ्यूज, लोड इंटरप्टर, लोड आइसोलेटर, जितना भी चीजें हैं वो टॉपिक में है, सिलेबस में तो पढ़ ले रहे हैं। एक आध क्वेश्चन आ गया तो अच्छी बात है, बट ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्वेश्चन आपके सर्किट ब्रेकर, रिले और आपके इंसुलेटर से बनते हैं। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहां से अपनी कहानी, फ्यूज से। आप लोग हेडिंग पुट करिए फ्यूज। हम लोग अपनी कहानी स्टार्ट कर रहे हैं किससे, सर डिसकंटिन्यूटी इन लोड। डिसकंटिन्यूटी मतलब घर में आपके लाइट चली गई, उसी को बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। आपका घर लोड है ना, घर से लाइट चली जाना उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी, है ना। तो आपके घर पे लाइट गोल हुई या पावर कट हो गया, फिर पावर दोबारा आया, इसका मतलब नहीं कि कोई फॉल्ट क्लियर किया हो, कोई मैकेनिकल जाके वहां पे मैकेनिकल ऐसा कुछ किया होगा, नहीं। अगर वो ट्रांजिएंट फॉल्ट था तो वो ऑटोमेटिकली सही हो जाता, उसके लिए कुछ मैनुअल एक्शन नहीं लेना पड़ता। ठीक है, लो इंपिडेंस में क्या होता है, लो इंपिडेंस और ओवर करंट सेम ही चीज है, बट इसको हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। ओवर करंट वहीं पे जाती है जहां पे लो रेजिस्टेंस हो, जहां पे लो इंपिडेंस,
इंपिडेंस मतलब रेजिस्टेंस ही समझ लो आप इसको। एसी के केस में हम इंपिडेंस बोल देते हैं, ठीक है। ओके, आप लोग हेडिंग पुट करिएगा फ्यूज। पहला पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्यूज के प्रति। अरे भाई क्या हो गया इसको? आपका सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है, पर तभी मैंने क्लास को स्टार्ट तो कर दिया। बहुत ज़्यादा सिस्टम भर जाता है मेरा, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा डेटा से भर जाता है, तो खाली करना है। देखो फ्यूज का मेन पर्पज क्या है, आप इसको ऐसे समझो कि मतलब हम लोग फ्यूज का यूज कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं, ये समझना। जैसे मान लो ये आपका सोर्स है, दिस इज योर सोर्स एंड दिस इज योर लोड, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे क्या है, एक लोड है, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ दिस इज योर लोड, ठीक है। तो अब ये चाहता हूँ कि ये लोड बहुत महंगा है मेरा, लोड बहुत महंगा है, और ये मेरे पास यहाँ पे सोर्स है। तो ऐसा ना हो कहीं कि ये सोर्स में कुछ ज्यादा करंट आ गया तो मेरे लोड को डैमेज कर दे, तो यहाँ पे हम लोग बीच में एक क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव एलिमेंट यूज करते हैं। हम लोग बीच में यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव एलिमेंट यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका फ्यूज, ठीक है। हम लोग यहाँ पे पतली एक वायर यूज करते हैं, इस तरीके से बना देता हूँ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आपका फ्यूज। का पर्पस क्या है कि अगर इसमें से ठीक ठाक करंट जा रही है, जितना लोड एक्सेप्ट करे, तब तक इसमें करंट जाती रहेगी। और जब कभी भी लोड में जो डेंजरस करंट है, मतलब ज्यादा करंट जाने की कोशिश करेगा, तो फ्यूज में भी जाएगा। और फ्यूज में जैसे ज्यादा करंट जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर लॉस ज्यादा होंगे। तो आई स्क्वायर लॉस ज्यादा होने की वजह से जब कुछ टाइम तक उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने से ये आपका जल जाएगा, हीट की वजह से बर्न आउट हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो सोर्स है और लोड आपस में आइसोलेट हो जाएंगे। तो ये याद रखना, जितने बार भी फ्यूज बर्न आउट होगा, आपको बार बार इस फ्यूज को यहाँ पे लगाना होगा, एक नई वायर जोड़नी होगी। ये आपका एक मैकेनिकल एक्शन हो गया, बार बार आपको एक्शन लेना पड़ेगा जितनी बार फ्यूज बर्न आउट होगा, ठीक है। जितने बार फ्यूज ऑपरेट होगा ये बर्न आउट होगा, याद रखना। जितने बार भी फ्यूज ऑपरेट होगा उतनी बार ये आपका बर्न आउट होगा, और आपको एक नई वायर यहाँ पे लगानी होगी। फ्यूज एक ऐसा प्रोटेक्शन है, मतलब बहुत सस्ता प्रोटेक्शन है ना। जो सबसे सस्ता प्रोटेक्शन वो आपका फ्यूज है। हम लोग घरों में इसको लगा सकते हैं, घरों में हम लोग इसकी एल्यूमिनियम की एक वायर लगा देते हैं, है ना। जो छोटे छोटे घर में कस्बे हैं उनमें लोग एल्यूमिनियम का फ्यूज बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली में बना किसका चाहिए, ये आपका बना होता है किसका, टिन का। टिन लेड एलॉय का फ्यूज बना होता है, लेकिन जनरली घर में इसका एल्यूमिनियम का भी लोग एक पतली सी वायर यहाँ पे अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो लिखना आप लोग यहाँ पे इसके बारे में पॉइंट वाइज। क्या बोला मैंने यहाँ पे, फ्यूज में क्या होगा आपके पास यहाँ पे, इफ नॉर्मल करंट, इफ रेटेड कर लेता हूं यहाँ पे, रेटेड करंट, इफ रेटेड करंट फ्लोज, नो फ्यूज बर्न आउट। जब रेटेड करंट फ्लो हो रही है तो फ्यूज आपका यहाँ पे बर्न आउट नहीं होगा, ठीक है। आपका फ्यूज बर्न आउट नहीं होगा, जलेगा नहीं। लेकिन जब क्या होगा, व्हेन रेटेड करंट इज इंक्रीजेस, क्या समझा आप इसको, व्हेन सर्किट ब्रेकर, सॉरी, व्हेन फ्यूज करंट, ऐसे तो फ्यूज करंट, व्हेन फ्यूज करंट is greater than rated current,
जब आपका फ्यूज का जो करंट है वो रेटेड करंट से ज्यादा होगा, तब क्या होगा? उस केस में आपके पास यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? व्हेन फ्यूज करंट इज ग्रेटर देन रेटेड करंट, जब फ्यूज करंट आपका रेटेड करंट से ज्यादा हो जाएगा, जो आपका फ्यूज करंट है वो रेटेड करंट से ज्यादा होगा, तो वहां पे हीट डेवलप हो, क्या होगी आपका यहाँ पे? हीट डेवलप। ठीक है, तो हीट डेवलप किसकी वजह से होगी? यहाँ पे एक रूल काम आता है, उसको हम बोलते हैं जूल्स रूल। जूल्स रूल, ये आपको ध्यान रखना है। और वो क्या होता है आपका? आई स्क्वेयर आर टी, ये होता है आपका जूल्स रूल। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? हीट डेवलप होगा, और उस हीट डेवलप होने की वजह से यहाँ पे इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? फिलामेंट जो हमने लगाया है, जो हमारा फ्यूज है, उसका टेम्परेचर विल इंक्रीज। टेम्परेचर ऑफ फ्यूज विल इंक्रीज। टेम्परेचर ऑफ फ्यूज विल इंक्रीज, जिससे वो आपका क्या हो जाएगा? बर्न आउट हो जाएगा। ठीक है ना? टेम्परेचर ऑफ फ्यूज विल इंक्रीज, जिससे आपका क्या हो जाएगा? वो बर्न आउट। बहुत ही बेसिक चीज है, कुछ नया चीज नहीं बताया मैंने, ये तो आपके घर में सभी के लगा हुआ है तो पता होगा। हालांकि आजकल लोग भी इतने एडवांस हो गए हैं कि वो जो है तो फ्यूज यूज ना करके सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं, एमसीबी यूज करते हैं घर पे, क्योंकि सबके घर में बहुत बड़े महंगे महंगे इक्विपमेंट्स है, मोबाइल इतना महंगा है ना? तो लोग सोचते हैं भाई कि फ्यूज में इतना कंजूसी क्यों करें, है ना? फ्यूज भी लगा लेंगे लेकिन हम लोग एमसीबी तो लगाएंगे, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लगाएंगे घर पे भी, जिससे हमारे जो इक्विपमेंट्स है वो सेफ है। मतलब कुल मिला के हम मान के चलिए कि हमारा जो पूरा पावर सिस्टम है ना, हमारा जो पूरा पावर सिस्टम है, अगर उसकी कॉस्ट की हम बात करें तो वो आपका 95% कॉस्ट है। तो हमारे जो प्रोटेक्टिव स्विचेस है ना, सर्किट ब्रेकर, एमसीबी, सब कुछ मिला के उसकी जो कॉस्ट आती है पूरे पावर सिस्टम में, दैट इज 5%। है ना? मतलब आप ये मान के चलो कि अगर 100% आपके पास है, 95% को बचाने के लिए, उनकी सेफ ऑपरेशन के लिए आपको 5% अमाउंट तो आप खर्च कर ही सकते हो ना। ठीक है ना? जैसे आप मोबाइल लेते हो, है ना, कि अगर मान लो आपने 10,000 का एक फोन लिया, तो आप 100 रुपए का टेम्पर ग्लास लगवा लेते हो भाई, है ना? सेफ्टी इज मोर इंपॉर्टेंट ना, कि अगर वो टेम्पर्ड ग्लास नहीं हो तो अंकित से हाल हाल होगा ना, 12,000 की स्क्रीन चेंज करानी पड़ेगी आपको। तो वो आपको ध्यान देना। अच्छा, क्या बोला मैंने? इसका जो मटेरियल है, फ्यूज का जो मटेरियल है वो क्या आपके पास, तो क्या बोलोगे? आपके पास जो फ्यूज का मटेरियल है वो क्या है? फ्यूज मटेरियल किस मटेरियल को मिलकर बना होता, तो क्या बोलोगे? फ्यूज हम किसका बनाते हैं? लेड, या फिर टिन लेड एलॉय। तो आप यहाँ पे टिन लेड एलॉय, एलॉय मतलब मिश्रण, एलॉय, टिन लेड एलॉय, या फिर आपका टिन का। उसी वजह से तो आपके पास वहां पे क्या होता है? वो बर्न आउट होता है, पावर लॉस की वजह से तो बर्न होता है ना वो, पावर लॉस की वजह से ही वो बर्न आउट होता है, जल जाता है ना? तो पावर लॉस वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, लिखिएगा आप लोग यहाँ पे। लिखिएगा, एक जो चीज आपको ध्यान देनी है वो फ्यूज के बारे में, वो ये है कि जैसे मान लीजिए, मैं नेक्स्ट पेज बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आप लोग, ऐसा है कि आपके पास यहाँ पे एक फ्यूज है, मैं बता देता हूँ फ्यूज। ठीक है, देखना सभी लोग, ये मेरे पास एक फ्यूज है, दिस इज माई फ्यूज। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे एक फ्यूज। ठीक है, और इस फ्यूज में मान लिया कितनी करंट जा रही है आपके पास? यहाँ पे आई करंट जा रही है। हाउ मच करंट इज फ्लोइंग? आई करंट। इसका जो फ्यूज का डायमीटर कितना आपका? डी। तो इन दोनों में एक रिलेशन होता है, इन दोनों में एक रिलेशन होता है कि आपकी जो फ्यूज वायर है उसकी थिकनेस कितनी रखनी है,
उसका करंट से क्या रिलेशन। तो याद रखना, जो आपका फ्यूजिंग करंट है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी की पावर 3/2। डी आपके पास क्या यहाँ पे डायमीटर का, मतलब किसका डायमीटर, आपका फ्यूज का डायमीटर। ठीक है, ओके। फिर एक चीज और याद रखना कि जो फ्यूज है वो किस में होता था, आपका डोमेस्टिक पर्पज के लिए जनरली यूज होता है। तो लिखना आप लोग यहाँ पे यूज्ड इन डोमेस्टिक पर्पज। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट आपके पास क्या है, डोमेस्टिक पर्पज में यूज होगा। जैसे कि एक चीज आपको और याद रखना है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है ना, तो उसमें भी हम लोग इसका यूज कर लेते हैं, यूज इन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है उसके भी प्रोटेक्शन में हम लोग फ्यूज यूज कर लेते हैं। तो ये लिख लो आप लोग, यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, यूज्ड, also used in, also used in distribution transformer। ठीक है, फिर अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन को तो बता दिया। अब आप लोग पूछोगे सर जो सब स्टेशन में जो हमारे पास पावर ट्रांसफॉर्मर होते हैं उसमें हम लोग क्या इसका यूज कर सकते हैं। क्या बोला मैंने कि क्या हम लोग जो हमारे सब स्टेशन में क्या होते हैं, पावर ट्रांसफॉर्मर। क्या बोला मैंने, आपके पास जो पावर ट्रांसफॉर्मर होते हैं कहाँ पे, सब स्टेशन में, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सब स्टेशन पावर ट्रांसफॉर्मर के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं सर्किट ब्रेकर विथ डिफरेंशियल रिले प्रोटेक्शन। कौन सा प्रोटेक्शन यूज करते हैं, सर्किट ब्रेकर विथ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। क्या बोला मैंने, सर्किट ब्रेकर विथ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन हम लोग यूज करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोटेक्शन। मतलब है ना, ये हमारा जो पावर ट्रांसफॉर्मर महंगा होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दो प्रोटेक्शन लगाते हैं। पहला हो गया हमारे पास प्राइमरी, या हमारा हो गया प्राइमरी प्रोटेक्शन, दैट इज कॉल्ड अवर प्राइमरी प्रोटेक्शन। और साथ में हम लोग एक बैकअप प्रोटेक्शन भी रखते हैं जो कि होता है फ्यूज। है ना, क्या बोला है मैंने, फ्यूज इज ऑल्सो यूज एज अ बैकअप प्रोटेक्शन। फ्यूज इज ऑल्सो यूज्ड as a fuse is also used as a secondary या फिर बैकअप प्रोटेक्शन। ठीक है, ठीक है, और एक पॉइंट और लिख लो आप लोग यहाँ पे, जो हमारे विलेज एरिया होते हैं वहां पे हम लोग टीन और लेड ना यूज करके क्या यूज करते हैं वहां पे, है ना, जो आपके विलेज एरिया होते हैं जनरली वहां पे क्या होता है आपका, एल्यूमिनियम का एक पतली वायर हम वहां पे फ्यूज के लिए यूज कर लेते हैं। तो लिखना आप लोग यहाँ पे, विलेजेस में हम लोग क्या करते हैं, वन एल्यूमिनियम स्ट्रैंड इज यूज्ड, वन एल्यूमिनियम स्ट्रैंड यूज्ड। ठीक है,
तो ये हो गई किसके बारे में कहानी, दैट इज योर फ्यूज। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज व्हाट, दैट इज अवर लोड इंटरप्टर। हमारा सेकंड पॉइंट तो क्या था, लोड इंटरप्टर। तो हम लोग इसको और पढ़ लेते हैं आज की क्लास में, फिर क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग हेडिंग कर लो, लोड इंटरप्टर, लोड इंटरप्टर। सेकंड पॉइंट पुट करिए आप लोग यहाँ पे, लोड इंटरप्टर हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले। लोड इंटरप्टर हम लोग कब यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो पहली बात, फ्यूज के रेजिस्टेंस ज्यादा होने के पावर लॉस होता है क्या, मैंने बता दिया ना आपको ऑलरेडी, जो आपका डाउट था कि फ्यूज का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो पावर लॉस होगा, तभी तो वो डैमेज होगा, तभी तो बर्न आउट होगा, अदरवाइज वो काम ही नहीं करेगा। फ्यूज को हर बार सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी हमारा सिस्टम अच्छे से काम करेगा। हर एक फॉल्ट कंडीशन में हमारे फ्यूज को बर्न आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब ये लोड इंटरप्टर क्या, लोड इंटरप्टर ऐसा है कि जब कभी आपके घर पे, ऐसा मान लो, आप इसको ऐसा समझो कि मान लो आपकी पास सैलरी है आपकी 100 रुपए, ठीक, एज्यूम कर लो कि आपके पास 100 रुपए है, आपके पास 100 रुपए कहीं से मिल गए, आपको सैलरी मिल गई 100 रुपए, ठीक है। और उसमें आपके पास बहुत सारे खर्चे हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो खर्च है ना वो आपकी इनकम से ज्यादा होने लग जाता है, और ईएमआई कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो आपको अपने खर्चे कम करने पड़ते हैं। वैसे ही लोड इंटरप्टर भी क्या है, जब कभी भी आपका जनरेटर ओवरलोड होगा, मान लो एक जनरेटर है ना, उस पर आपके पास 20 फैन चल सकते हैं, ठीक है ना। एक जनरेटर है जिसमें आपके पास टोटल कितने फैन चल सकते हैं, 20 फैन चल सकते हैं। और अगर मान लो 2-3 फैन बढ़ गए, वहां पे लोड बढ़ गया, आपको क्या करना होगा, 2-3 फैन को बंद करना होगा। तो लोड को इंटरप्ट कर दो, कुछ लोड को बंद कर दो, है ना। अगर जहां पे हमको ज्यादा जरूरी तो आप वहां पे दे दो, और जहां पे जरूरी है उसको आप इंटरप्ट कर दो। तो उसी काम होता है लोड इंटरप्टर, काम यही है। लेकिन लोड इंटरप्टर हम लोग कब ऑपरेट करते हैं, जब हमारे पास फुल लोड कंडीशन होगी, मतलब हमारा खर्च बहुत ज्यादा हो, मतलब हमारे पास जो लोड हो, वो जो करंट है वो क्या हो, बहुत ज्यादा हो, फुल लोड हो, जो लोड हो कैसा हो, फुल लोड कंडीशन पे हो। एक पॉइंट लिखना आप लोग कि जो लोड इंटरप्टर वो कब ऑपरेट होगा, ऑपरेटेड इन फुल लोड कंडीशन, ठीक है। ऑपरेटेड, इसको आप ऐसे लिख लो, ऑपरेटेड ओनली, जरूरी है नहीं कि ओनली, ऑपरेटेड ओनली एट फुल लोड। ये क्वेश्चन बनता है इस पे, इसको मैंने प्राइमरी फोकस करके बता दिया कि जो लोड इंटरप्टर है वो फुल लोड पे ऑपरेट होता है। और इसका पर्पस क्या है, लोड सेटिंग। लोड सेटिंग मतलब जैसे मैंने बताया कि लोड की सेटिंग करना, कि कहाँ पे लोड भेजना, कहाँ पे कटना। जैसे मान लो अभी तो लोड सेटिंग ज्यादा नहीं होता है ना। कुछ टाइम पहले, 15-20 साल पहले ऐसा होता था ना कि अगर कटौती होती थी घर पे, है ना, तो उस टाइम पे हॉस्पिटल वगैरह पे लाइट जाती थी, घरों में कटौती हो जाती थी। मतलब आपके यहाँ से लेके 10 किलोमीटर तक एक ही सब स्टेशन से कनेक्टेड है। तो अगर मान लो यहाँ पे सब स्टेशन को ट्रिप करूंगा, है ना, तो ऐसा नहीं होगा कि सब सब जगह बंद हो जाएगा, है ना। जो लोड शेडेड एरिया है वहां पे एरिया आपका लाइट नहीं जाएगा, पावर नहीं जाएगा। जैसे मान लो मेरे घर पे नहीं जाएगा, बाजू मेरे हॉस्पिटल है वहां पे, तो वहां पे पावर जाएगा। तो हम बोलते हैं वहां पे लोड शेडिंग। उसके लिए हम लोग लोड इंटरप्टर का यूज करते हैं। तो लिखना आप लोग यहाँ पे, लोड शेडिंग पर्पज के लिए यूज होता है, यूज्ड इन, यूज्ड एज लोड शेडिंग इन केस ऑफ ओवरलोडिंग। इन केस ऑफ ओवरलोडिंग, जब कभी ओवरलोडिंग होगी तो लोड सेटिंग के पर्पस की तरह ही यूज होगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ लो, एक एग्जांपल से बताता हूं मैं, कि जैसे मान लो मेरे पास एक जनरेटर है, दिस इज माय जनरेटर, एग्जांपल है, ये मेरे पास एक जनरेटर है, और
इस जनरेटर से मेरे पास कुछ एरिया कनेक्टेड है, कोई एक एरिया कनेक्टेड है, और उस एरिया में मान लो कितने फैन है आपके पास, मान लेता हूँ मैं एग्जाम्पल के तौर पे 40 फैन है, 50 फैन, 50 फैंस है ना। तो अब यहाँ पे मान लो क्या हुआ कि अगर आपका जनरेटर ओवरलोड हुआ 50 फैन लगाने पे, अगर आपके पास यहाँ पे जनरेटर क्या हो रहा है, ओवरलोड, इफ योर जनरेटर इज ओवरलोडेड, अगर हमारे पास यहाँ पे 50 फैन लगाने से हमारा जनरेटर क्या हो गया यहाँ पे, ओवरलोड, तो उस केस में हम लोग का जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, स्विच ऑफ सम फैन, ऑल फैन नहीं, है ना। ऐसा नहीं है कि सारे बंद हो जाए, हम क्या करेंगे, कुछ फैन को बंद करेंगे, वही हमारा लोड इंटरप्टर करता है ना। हमारे फुल लोड कंडीशन पे होगा और हमको लगे कि फुल लोड कंडीशन पे हम लोग हैं, है ना, तो हम लोग वहां पे कुछ फैन को बंद कर देंगे, पूरा तो बंद नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो क्या बोला मैंने, स्विच ऑफ सम फैंस, ठीक है। तो ये हमारे तरह से क्या हो गया, लोड इंटरप्टर हो गया। ये भी एक तरह से एक स्विच की तरह काम करता है ना, जो हमारे पास दो तीन फैन को बंद कर रहे हैं, लोड को इंटरप्ट कर, जो कुछ फैन थे उनको इंटरप्ट कर दिया, जिससे हमारा जनरेटर ओवरलोड से बच गया, ठीक है ना। फुल लोड पे ऑपरेट होता है ये, और ओवरलोड से बचा देता है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं लोड इंटरप्टर। समझ में आया सभी को। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। दो इशू हैं, पहली बात तो कि मेरा जो पेन है ना, इसकी निब घिस गई है, ये पेन चलाने में कर कर की आवाज आती है, और कर कर की जो आवाज आती है वो मुझे बहुत इरिटेट करती है ना। मैंने आज आपको 8:45 पे क्लास इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मैं निब उसकी ढूंढ रहा था, निब मुझे मिली नहीं है कि निब इसकी गई कहाँ पे, है ना। कोई नहीं, आज रात में मैं ढूंढ लूंगा, और कल मिलते हैं हम लोग अगेन इस क्लास में। हमको लगभग एक हफ्ता टाइम और लगेगा, जहां पे हम लोग इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, हमारा प्रोटेक्शन भी खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स आप ये मान के चलिए 7 अगस्त, है ना, ये हमारा एक ऐसा टाइम है जहां से हम लोग क्लास को थोड़ा सा पुश करेंगे। आप ये सोचिए कि मैं अभी आपके पास 1 घंटे क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग है, थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, तो आपका आराम से मैं लेके चल रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन 7th के बाद मैं ऐसे टॉपिक लेके आऊंगा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है ना। आप ये समझो ना कि अगर आपके पास कोई एक मूवी है, वेब सीरीज है ना, आप उसको देखते हो तो आप उसको पूरे 10 एपिसोड एक साथ बैठ के देख सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरटेनमेंट हो रहा है, उसमें मजा आ रहा है ना। आप उसका टेंशन मत लीजिए कि सर बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कुछ भी ज्यादा नहीं होगा। 7 अगस्त के बाद थोड़ा सा हम लोग क्लास को बढ़ाएंगे, और उससे आपको मजा ही आएगा, आपको बोरियत फील नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।